नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ताप व ऊष्मा। रिट साइंस लेवल 2 के हिसाब से हम चल रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ध्वनि और उससे संबंधित एमसीक्यूज कर लिए थे। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा तापमान और ऊष्मा। ताप और ऊष्मा टॉपिक से आपको जो सिलेबस में सब डिवीजन कर रखा है वो इस तरीके से है कि ताप और ऊष्मा का अभिप्राय, तापमापी और ऊष्मा का संचरण। एनसीईआरटी के साथ ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहला ताप और ऊष्मा, इन दोनों चीज़ों में जो बेसिक डिफरेंस है वो देखेंगे। ताप जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ऊष्मा जो है इंग्लिश में क्या कहलाता है, हीट। ताप किसे कहा जाता है, कोई भी वस्तु या पदार्थ की उष्णता व शीतलता का माप, कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका माप जो है क्या कहलाता है, तापमान। इंग्लिश में बोल देते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। यानी वस्तु की उष्णता या शीतलता का नाप क्या कहलाता है, तापमान। तापमान को नापने के लिए अलग अलग मात्रक होते हैं। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ट्यूमर है। उसी के बाद अगली चीज है ऊष्मा। ऊष्मा क्या चीज है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और यह ऊर्जा जो है, इसका प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है उसको देखिए आप। दो वस्तुएं हैं, ए और बी। इस वस्तु का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरी वस्तु का तापमान भी है 50 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों वस्तुओं को यदि संपर्क में लाया जाएगा तो इधर से इस साइड कुछ भी प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों का तापमान क्या है, समान है। लेकिन यदि इस वस्तु का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, इसका तापमान ज़्यादा है, इसका तापमान क्या है, कम है। जब इन वस्तुओं को संपर्क में लाया जाएगा तो ए से निकल के बी की तरफ ऊर्जा प्रवाहित होगी, और वो प्रवाहित जो ऊर्जा हो रही है उसी को हम बोलते हैं ऊष्मा। आपको पता चला ऊष्मा का प्रवाह कब हो रहा है, जब वस्तुओं के तापमान में क्या है, अंतर है, यानी तापांतर। तापमान में अंतर होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, और अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। ये प्रवाह कब तक चलेगा, जब तक इन दोनों का तापमान बराबर ना आ जाए। उदाहरण ले लीजिए कि इसका तापमान घटते घटते, क्योंकि ऊष्मा इसमें से निकल के जा रही है, तो घटते घटते कितना आ गया, 80, और इसका बढ़ते हुए 80 आ गया। जैसे ही दोनों का तापमान बराबर आ जाता है, ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आपको ऊष्मा की परिभाषा पूछी जाए तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव वस्तुओं के मध्य कब होता है, जब तापमान में अंतर रहता है। अगली चीज देखिए, ऊष्मा यदि ऊर्जा है तो सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऊष्मा का जो मात्रक है वो भी क्या है, जूल है। इसका एक मात्रक और है, कैलोरी, वो अभी हम पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। तो हम देखें, कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल, और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, उसका मात्रक भी क्या है, जूल। कार्य को ऊष्मा में कैसे बदला जा सकता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे आप सर्दियों के अंदर अपनी हथेलियों को इस तरीके से घिसते हैं, हथेलियों को घिसते हैं तो हाथ जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। उसका कारण है, कार्य जो है किस में बदल गया, ऊष्मा में। या बोल सकते हैं, जो हथेलियों को आप रगड़ रहे हैं उसमें गतिज ऊर्जा पैदा हुई है, और गतिज ऊर्जा से किस में बदली गई है, ऊष्मा के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऊष्मा किससे उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा, ध्यान रखना है, पदार्थ के कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है उससे उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होने के लिए तो गतिज ऊर्जा, और ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, जब वस्तुओं के तापमान में क्या होता है, अंतर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, टेम्परेचर अलग चीज़ है, ऊष्मा अलग चीज़ है। इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ट्यूमर है। ऊष्मा के मात्रक अलग है। ये डिफरेंस इसलिए बताया है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया, तीन तो ये दे दिए, चौथा आपको जूल दे सकते हैं। ये क्वेश्चन दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो जूल लिख दिया, कैलोरी लिख दिया, किलो कैलोरी लिख दिया, चौथा ऑप्शन आपको डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो ये वाला ऑप्शन आपको हटाना होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऊष्मा और तापमान के मात्रक पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, ऊष्मा के मात्रक बता रहे हैं आपको। ऊष्मा का अगर ऐसा ही मात्रक पूछा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानक बना रखा है, वो मात्रक है जूल। और जूल को जब इसका मात्रक का सिंबल है, ये बड़ी ABCD से लिखा जाता है। जहाँ जहाँ वैज्ञानिकों के नाम हैं, मात्रक किसको बनाया गया है, वैज्ञानिकों के नामों को,
वहाँ पे उनके सिंबल जो हैं वो बड़ी ABCD से लिखे जाते हैं उनको सम्मानित करने के लिए। आप जैसे देखेंगे आगे, बल का मात्रक न्यूटन है और न्यूटन को किससे लिखा जाता है? बड़े एन से। लंबाई का मात्रक मीटर है, लेकिन मीटर को किससे लिखते हैं? छोटे एम से। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, तो उनको सम्मानित करने के लिए इसे बड़ी ABCD से लिखा जाता है। आगे देखिए अगला कौन सा है? ये तो SI मात्रक है, जूल। तो ऊष्मा का ही दूसरा मात्रक है CGS। CGS मात्रक उसे कहते हैं जिसमें लंबाई किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किस में नापा जाता है? ग्राम में। और समय किस में नापा जाता है? सेकंड में। तो जब लंबाई सेंटीमीटर, ये ग्राम, ये सेकंड, तो इस मात्रक को बोलते हैं CGS। और CGS मात्रक जो है ऊष्मा का वो है कैलोरी। अब इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, संबंध पूछा जाता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल है। इनको आप ऐसे समझिए जैसे SI मात्रक, लंबाई का SI मात्रक है मीटर और CGS मात्रक लंबाई का है सेंटीमीटर। दोनों ही लंबाई के मात्रक है, मीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी, लेकिन SI मात्रक तो कौन सा है? मीटर। और CGS मात्रक कौन सा है? सेंटीमीटर। जब इनमें संबंध पूछा जाता है तो आप बोलते हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 सेंटीमीटर है। इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। सेम वही चीज है कि ऊष्मा का SI मात्रक जूल है, CGS मात्रक कैलोरी है। हमें क्या पता करना है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो इनको याद रखिए, 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। या तो पूरी वैल्यू याद रखिए, नहीं तो इसको अंदाजन याद रख लीजिए, 4.2 जूल। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 जूल में कितने कैलोरी हैं, तो आप इसको नीचे ले आइए, सॉल्व करिए, या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि 1 जूल में 0.24 कैलोरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये किलो आ गया ना, आपको बताया था ध्वनि पाठ में कि जहाँ पे भी किलो शब्द आए उसका मतलब होता है 10 की घात 3। तो आपको 1 कैलोरी में तो पता है कितने जूल हैं, 4.186, और इस किलो को हटा के गुणा 10 की घात 3 जूल, तो 1 किलो कैलोरी में इतने जूल होते हैं। उसके बाद है एक यूनिट और याद करनी है आपको, ऊष्मा की एक मात्रक को तो और होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है? 252 कैलोरी। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, इनको डायरेक्ट याद रखनी है, क्वेश्चन आते हैं तो टिक लगाना है आपको। इसमें आगे देखिए, अब इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। यहाँ से पता चला कि कैलोरी तो ऊष्मा है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं? 1 कैलोरी ऊष्मा कितने के बराबर होती है? तो इसको इस तरीके से याद करना है, मान लीजिए आपने एक पतीले में पानी ले रखा है और कितना पानी है? 1 ग्राम, और उस पानी का तापमान कुछ भी हो रखा है, मान लीजिए 25 हो रखा है। हमें उसका तापमान कितना बढ़ाना है? 26, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसको आप जितनी ऊष्मा दे रहे हो वो ऊष्मा क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। तो क्वेश्चन ये समझ में आया, कैलोरी तो है ऊष्मा का मात्रक, और क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 कैलोरी किसे कहोगे। तो 1 ग्राम पानी जो है उसका तापमान कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। अगला है एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी किसे कहते हैं? इंटरनेशनल कैलोरी किसे कहा जाता है? तो इसमें ध्यान रखिए, पानी तो कितना लेना है? 1 ग्राम ही, लेकिन यहाँ निश्चित है उस पानी का तापमान कितना होना चाहिए? 14.5 डिग्री सेल्सियस, और उसका तापमान हमें बढ़ा के 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाना है, कितना करना है? 15.5। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने में उस 1 ग्राम जल को आपने जितनी भी ऊष्मा दी है वो क्या कहलाती है? एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन आ गई, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद देखिए, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो वहां पे द्रव्यमान का मात्रक एक अलग और है जिसको बोलते हैं पौंड। 1 पौंड जल लेना है और उसका तापमान जो है वो बढ़ाना है आपको 1 फ़ारेनहाइट। कितना बढ़ाना है तापमान? 1 फ़ारेनहाइट। 1 फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगेगी, ऊष्मा लगेगी, उसे बोलते हैं एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये परिभाषाएं भी याद रखनी है कि 1 कैलोरी किसे कहेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी किसे कहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में ये मान याद रखने हैं कि 1 ग्राम पानी 14.5 से कितने 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए उसको जितनी ऊष्मा चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहलाती है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट पूछे तो आपको उन्हीं का द्रव्यमान लेना है, कौन सा? 1 पौंड जल का तापमान कितना बढ़ाना है? 1 फ़ारेनहाइट। उसके लिए जो
ऊष्मा चाहिए, उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। उसके बाद देखिए ऊष्मा के प्रभाव। किसी भी पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो उसमें भौतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो पहले आप भौतिक परिवर्तन देखिए। जिस वस्तु को आप ऊष्मा दे रहे हो, ऊष्मा देने पे उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला है आयतन। आयतन भी ध्यान रखना है, बढ़ जाएगा। इसमें उदाहरण देख सकते हो, कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं, जैसे दूध गर्म कर रहे हैं तो दूध में उबाल आ रहा है, वो जगह ज़्यादा घेर रहा है, यानी आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, जल जो है वो द्रव अवस्था में है और उसको आपने बहुत गर्म किया, उसकी भाप बन गई, गैसीय अवस्था में चला गया, यानी उसकी भौतिक अवस्था क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। ऊष्मा भौतिक अवस्था को भी क्या कर देती है, बदल देती है। पदार्थों के रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें विद्युत प्रतिरोध। यदि तापमान बढ़ा दिया जाता है, ऊष्मा दे दी जाती है, तो विद्युत का प्रतिरोध जो है, रुकावट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विद्युत प्रतिरोध जो है हम विद्युत वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विलायक की विलयन क्षमता भी बढ़ती है। अब विलायक क्या होता है ये देखिए, कोई भी हम घोल बनाते हैं उसको बोलते हैं विलयन। घोल जो बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, विलयन। विलयन के अंदर जो चीज कम मात्रा में मिलाई जाती है उसे बोलते हैं विलेय। जिसके अंदर मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसे बोला जाता है विलायक। यदि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए, ऊष्मा दे दी जाए, तो विलायक की घोलने वाली शक्ति ज्यादा हो जाती है। इसमें उदाहरण देख सकते हो आप ठंडे पानी में चीनी या नमक मिलाते हो तो उसको घोलने में टाइम लगता है, और यदि उसी का तापमान बढ़ा दिया जाए, तो ऊष्मा दे दी जाए, तो घुलने की क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है। तो ऊष्मा देने से विलायक की विलयन क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। एक और देखना कि चीनी या नमक पानी में घोलते समय आप चीनी या पानी का जो मंथन कर रहे हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चर्निंग कर रहे हो, यानी पदार्थों को कौन सी ऊर्जा दी, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से उसमें ऊष्मा पैदा होती है, और ऊष्मा पैदा होने से विलयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। या तो डायरेक्ट चीनी में, मतलब पानी में चीनी मिलानी है, तो या तो आप चर्निंग करो, उसको घुमाओ ताकि ऊष्मा बढ़े, या फिर उसको गैस पे रख दो, यानी आपने ऊष्मा दे दी। दोनों तरीके से ऊष्मा ही देनी है ताकि विलायक क्षमता जो है वो बढ़ जाए। तो ये कुछ परिवर्तन है जो ऊष्मा से होते हैं। उसके अब देखिए अवस्था में परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ये क्या चीजें हैं। अवस्था में परिवर्तन, कोई भी चीज तीन अवस्थाओं में हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके पास जल। जल यदि देखें तो पहली अवस्था ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में होता है, द्रव के रूप में जल, और गैसीय रूप में हम उसे कहते हैं भाप। तो जल जो है तीनों अवस्थाओं में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि ये ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को क्या क्या कहते हैं, और इसमें जो कौन कौन से बिंदु है, क्वथनांक, हिमांक, वो सब देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए द्रव से गैस में बदलना, भाप में बदलना, यानी जल को आप भाप में बदल रहे हैं, तो ये विधि क्या कहलाती है, वाष्पन। इसे दूसरा नाम दिया जाता है क्वथन, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बॉइलिंग। पानी को गर्म किया गया और एक निश्चित तापमान के बाद में पानी जो है वो किस अवस्था में चला जाएगा, भाप वाली अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और वो जो तापमान है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू कर देता है, यानी भाप में बदलना शुरू कर देता है। इस 100 डिग्री सेल्सियस को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। गैस का वापस द्रव में बदलना, यानी भाप का वापस पानी में बदलना, ऐसा केस हम देखते हैं। पतीले में पानी गर्म करते हैं, ऊपर ढक्कन लगा दिया, ढक्कन पे भाप की जो बूंदें हैं, भाप चिपक के वापस किस में बदल रही है, बूंदों में। ये जो विधियां चल रही है इसे कहा जाता है संघनन। संघनन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। अब आप देखिए यहाँ पे कि पानी जो है भाप में बदला कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 पे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाप वापस पानी में बदलती है, बूंदें बन रही हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, और वो बिंदु जो है उसे क्या कहा जाएगा, संघनन बिंदु। इसका आंसर एक बार आप सोचिए, यहाँ पढ़ रहे हैं। आगे देखिए ठोस जो है,
ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? यानी बर्फ किस में बदल रही है? जल में। तो बर्फ जल में बदल रही है यानी गलन प्रक्रिया को कहा जाएगा गलन, इंग्लिश में बोल देते हैं मेल्टिंग। जितने तापमान पे गलती है उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। द्रव का ठोस में बदलना यानी बर्फ जमना क्या कहलाता है? हिमीकरण। जितने तापमान पे जमती है उसे बोलते हैं हिमांक बिंदु, इंग्लिश में बोल दिया जाता है फ्रीजिंग। बर्फ का जमना कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0 पे। ये सभी को पता है कि बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। पानी कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इसके उल्टे क्वेश्चन कि बर्फ जमती तो 0 पे है, बर्फ पिघलती कितने पे है, यानी गलनांक बिंदु कितना होता है। यहाँ पे इसका विपरीत क्वेश्चन कि भाप बनती 100 पे है, भाप वापिस पानी पे कितने तापमान पे बनती है, ये अभी आपको समझाएंगे। अगली चीज सुनिए, कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? गैस में। यानी ये अवस्था ही नहीं आई बीच में, ठोस को गर्म किया, किस में बदल गया? गैस में। इसका बढ़िया उदाहरण है सूक्ष्म बर्फ, सूखी बर्फ, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई आइस। और सूक्ष्म बर्फ का उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी वाली कार्बन डाइऑक्साइड? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसे सूखी बर्फ कहा जाता है, पानी नहीं है इसमें। इसको देखेंगे तो आप इसमें कौन सी प्रक्रिया चलती है? उदर्वपातन। उदर्वपातन प्रक्रिया यही है, ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाती है? गैस में। तो इसमें ध्यान रखिए उदर्वपातन। दूसरा उदर्वपातन के लिए आप प्रक्रिया देख सकते हैं कपूर की गोली। कपूर, जिसमें कैम्फर बोला जाता है, कपूर की गोलियां हम कपड़ों में रखते हैं, तो आप देखना ठोस गोलियां रखते हैं, और वो जो हैं ठोस गोलियां डायरेक्ट किस में बदलती हैं? गैस में। उनकी सुगंध हो जाती है कपड़ों के अंदर और धीरे धीरे उनकी साइज छोटी होती जाती है। इसका मतलब वो ठोस से किस में बदलती जा रही है? गैस में। तो इनमें क्या चल रहा है? उदर्वपातन। लेकिन गैस से किस में बदलना है? ठोस में। गैस से डायरेक्ट किस में बदलना है? इसी का जो विपरीत है उदर्वपातन का, कि गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना, इसे कहा जाता है दृढ़ीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है डी सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन, ये डी सब्लिमेशन। तो यहाँ तो आपको परिवर्तन समझ में आ रहे हैं कि ठोस द्रव में बदलती है उसे गलन बोलते हैं, द्रव गैस में बदलता है उसे वाष्पन, गैस वापस जल में बदल रही है या द्रव में बदल रही है उसे संघनन, और इसे क्या कहा जाता है? हिमीकरण। ठोस से डायरेक्ट किस में बदल गया? गैस में, उदर्वपातन। और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल गया उसे क्या कहा जाता है? दृढ़ीकरण। अब यहाँ आपको क्वेश्चन बताए थे कि पानी उबल कितने पे रहा है? 100 पे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाप वापस जल में कितने पे बदल रही है, तो वो भी कितने पे आएगी? 100 पे। अभी इसका कारण बताएंगे। बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमती है? 0 पे। अगर पूछा जाए कितने पे पिघलती है, इसका आंसर भी क्या आएगा? 0। यानी किसी भी पदार्थ का हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु जितने पे जमता है उतने पे ही पिघलता है, जितने पे भाप बनती है उतने पे ही वापस भाप से क्या बनता है? पानी बनता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसको अभी आगे समझाते हैं आपको। क्या बताया? हिमांक बिंदु जो है वो किसके बराबर है? गलनांक बिंदु के बराबर। जैसे बर्फ का हिमांक बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पे जमी? 0 पे। पिघलेगी कितने पे? 0 पे। इसका उदाहरण ऐसे देखना है, बर्फ है, बर्फ का तापमान है 0, आपने उस बर्फ को थोड़ी सी ऊष्मा दी, ऊष्मा देते ही उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया और ये किस में बदल गया? जल में। इस जल का तापमान नापा तो भी कितना है? 0। अब जो ऊष्मा आपने दी है, देखिए यहाँ पे तापमान यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी क्या है? 0। तापमान में कोई अंतर नहीं आया है। तो जो ऊष्मा दी है उसने सिर्फ अवस्था में परिवर्तन किया है, ठोस को किस में बदल दिया? जल में। सिर्फ अवस्था परिवर्तित हुई है, तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये ऊष्मा थर्मोमीटर पे नहीं दिख रही है, इसीलिए इस ऊष्मा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा, क्योंकि ये थर्मोमीटर पे आपको दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ अवस्था को चेंज करती है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कि बर्फ जमेगी कितने पे? 0 पे। पिघलेगी कितने पे? 0 पे। यानी 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल है उसमें से थोड़ी सी ऊष्मा और खींच लोगे आप, जल को ठंडा करते जा रहे हैं, ठंडा करते हुए लास्ट में 0 के आने के बाद भी थोड़ी सी ऊष्मा और खींची तो किस में बदल जाएगी? बर्फ में। तापमान उतना ही रहेगा। बर्फ 0 पे थोड़ी सी ऊष्मा दे दी, किस में बदल गई? जल में, लेकिन तापमान उतना ही है। वो जो थोड़ी सी ऊष्मा दी है वो थर्मोमीटर पे दिखाई नहीं दी है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा सिर्फ अवस्था में परिवर्तन करती है, तापमान में परिवर्तन नहीं करती। वही स्थिति यहाँ पे है।
क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु ये भी बराबर होते हैं। जितने पे पानी उबलता है उतने ही डिग्री सेल्सियस पे पानी से वापस क्या बनती है, भाप बनती है। यानी दोनों तापमान क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ जो आपने गुप्त ऊष्मा वाली बात सुनी है, इस पे आधारित दो क्वेश्चन हैं, वो देखिए। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उबलता हुआ पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है और भाप, इन दोनों में से हाथ ज़्यादा भाप से जलता है, उसका कारण पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि पानी जो है उसका तापमान है 100 और उस 100 के अंदर कुछ आपको क्या दी है, गुप्त ऊष्मा, कुछ ऊष्मा दी गई है उसमें, उससे क्या बन चुकी है, भाप। तापमान दोनों के देखें तो समान है, उबलता हुआ पानी का तापमान कितना है, 100, भाप का तापमान भी कितना है, 100। लेकिन ये जो अंदर ऊष्मा दी गई है उसका नाम है गुप्त ऊष्मा, जो आपको दिख नहीं रही है। यानी भाप में एक्स्ट्रा चीज है, कुछ पानी वाले में कुछ एक्स्ट्रा मिलाया गया तब जाके भाप बनी है, ये दिख नहीं रही है। तो दोनों 100 पे होने के बावजूद भी हाथ ज्यादा किससे जलता है, भाप से, क्योंकि उसमें छुपी हुई ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। अगला और एक क्वेश्चन देखिए। गर्मियों के अंदर त्वचा पे पसीना आया और पसीना जब उड़ता है यानी पसीने का वाष्पीकरण होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। उसका कारण यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है। त्वचा पे से जब पसीना उड़ रहा है यानी वाष्पीकरण हो रहा है, उसका वाष्पन हो रहा है, तो उसको ऊष्मा चाहिए, क्योंकि पसीना किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और द्रव से किस अवस्था में जा रहा है, गैसीय अवस्था में। और वाष्पन के लिए जो ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा चाहिए, वो किससे खींचता है, हमारे शरीर से। और शरीर से यदि ऊष्मा कम हो गई तो शरीर का स्थान कैसा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पसीना आने के बाद, पसीना सूखने के बाद ठंडक महसूस क्यों होती है। तो ध्यान रखना है, पसीने के वाष्पन से जो गुप्त ऊष्मा है वो कहाँ से खींची गई है, शरीर से। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले देखिए, इसमें गलनांक को प्रभावित करने वाले कारक। आपको बताया था बर्फ कितने पे पिघल रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका गलनांक बिंदु है। तो वो किस किस से प्रभावित होता है, एक तो दाब से, दूसरा किससे प्रभावित होता है, अशुद्धि से। बर्फ को यदि हम दबाते हैं, संकुचित होती है, तो उसका गलनांक बिंदु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो भी पदार्थ हैं जिनको दाब डालने से यदि वो संकुचित हो रहे हैं तो उनका गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, कम। अशुद्धि मिलाने से गलनांक बिंदु पे क्या फर्क पड़ता है, इसका एक अप्लाइड क्वेश्चन देखिए। आपने कुल्फी के ठेले वालों को देखा होगा, उनके पास ठेलों पर कोई फ्रिज नहीं लगा होता है। ठेलों पे जो कुल्फी होती है उसमें बाहर जो उन्होंने बर्तन बना रखा है उसमें बर्फ में नमक मिला के रखते हैं। उस नमक को शोरा भी कहा जाता है। जैसे ही बर्फ में नमक मिला दिया जाता है, इसका गलनांक बिंदु बहुत कम हो जाता है। कितना आ जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस। और इतना तापमान बना रहता है जिससे आपको वहाँ पे कुल्फी जो है वो जमी हुई अवस्था यानी ठोस अवस्था में मिलती है। ये बर्फ के साथ शोरा या नमक, या कई बार लिखा जाता है सोडियम क्लोराइड, ये मिलाया हुआ होता है। इस मिश्रण को बोलते हैं हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ के अंदर नमक मिला के क्यों रखा जाता है, ताकि गलनांक बिंदु जो है या हिमांक बिंदु क्या हो जाए, कम हो जाए। कितना चला जाता है, -22। यानी अशुद्धि मिलाने से हिमांक बिंदु क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए, इसमें क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक क्या था, पानी कितने पे उबल रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इस 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा था, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। एक तो वायु दाब प्रभावित करता है, एक अशुद्धि प्रभावित करती है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। नॉर्मल जो पानी है, जल है, उसका क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। यदि उस पानी में आप थोड़ा नमक मिला दे तो इसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस आते ही किसमें बदल रहा था, भाप में, अब उसको टाइम लगेगा। एक अंदाजा मान लीजिए कि 120 डिग्री सेल्सियस पे अब वो क्या हो रहा है, उड़ रहा है। पहले 100 पे उड़ रहा था, यानी 100 पे उसकी भाप बन रही थी। अब इस पे आधारित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चावल दाल जल्दी उबालने के लिए
पानी में नमक क्यों डाला जाता है? तो नमक क्यों डालते हैं? अगर सिंपल पानी डालते, पतीले में आपने पानी डाल रखा है और खाने की सामग्री डाल रखी है, सिंपल पानी होता तो 100 डिग्री सेल्सियस आते ही पानी उड़ जाता, यानी इसकी भाप बन जाती। तो इस पतीले में लास्ट तापमान कितना पहुंच पाता? 100। यदि इसमें आपने नमक या अशुद्धि मिला दी तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसका क्वथनांक बिंदु जो है वो बढ़ गया। मान लीजिए कितना हो गया? 120। ये उदाहरण दिया है आपको, 120 हो गया। तो अब जो है अधिकतम तापमान इस पतीले में कितना पहुंच रहा है? 120, यानी जो खाने की चीजें हैं वो जल्दी पकेंगी। तो नमक डालकर जो खाना पकाया जाता है वो जल्दी उबलता है। दाब की बात करते हैं कि दाब का क्या असर पड़ता है? वायु दाब का, वायु दाब आपको पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल। वायु दाब पूछा जाए तो वायु द्वारा लगाया गया दाब। अब वायु कहाँ से दाब लगा रही है? यहाँ ये क्षेत्रफल है, जितना वायु का बड़ा ये इतना कॉलम बन रहा है, जहां तक वायु है ये पूरा कॉलम इस क्षेत्र पे जो दाब डाल रहा है उसे क्या कहा जाता है? वायु दाब। तो इतना पता चला कि पूरा एरिया जो है ये इतना कॉलम जो दाब डालता है उसे कहा जाता है वायु दाब। अब मान लीजिए आप एक पहाड़ी पे जाके यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ जो है ये कॉलम छोटा हो गया, इसकी साइज क्या हो गई? छोटी, यानी वायु का दाब कम हो गया। तो आप देखना ऊंचाई के साथ साथ वायु का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब यहाँ आपको इसलिए बताया है कि यदि वायु का दाब कम होगा तो क्वथनांक बिंदु भी क्या होगा? कम होगा। क्वथनांक बिंदु कम का मतलब, उदाहरण लीजिए, जो जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ रहा था वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उड़ेगा? 80 पे ही उड़ जाएगा, यानी तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों में आलू उबाले जाते हैं या दाल बनाई जाती है तो देरी से क्यों बनती है? खुले पतीले में यदि आप बना रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ वायु का दाब क्या है? कम है, और वायु का दाब कम होने से क्वथनांक बिंदु क्या हो चुका है? कम हो चुका है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस पे ही, उदाहरण बताया खाली, ये पानी उड़ जाएगा, टाइम लगेगा उसको उबलने के लिए। इसी के अलावा एक क्वेश्चन बनता है प्रेशर कुकर का, कि प्रेशर कुकर में कोई भी खाने की चीज पकाते हैं तो वो जल्दी क्यों पकती है? तो प्रेशर कुकर में दाब को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, जो पानी 100 पे उबल रहा था, हो सकता है दाब बढ़ाने से वो अब 140 पे भाप में बदल रहा है। तो कुकर के अंदर मान लीजिए तापमान लगभग आपको कितना मिल गया? 140। तो खाने की वस्तु जो है वो जल्दी उबलेंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा कि जयपुर में किसी मैदानी, दिल्ली में पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो कोई पहाड़ी क्षेत्र में, माउंट आबू में या मसूरी में, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो ऊंचाई के हिसाब से दिया गया है और उसको किससे रिलेट करना है? दाब से। वो क्वेश्चन हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे। आगे देखिए, ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन, ये किसे कहा जाता है? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है किसी भी पदार्थ को यदि ऊष्मा दी जाती है तो उसके आयतन बढ़ता है, यानी उसमें प्रसार होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण, दूध गर्म करते हैं तो दूध में आप देखना फैल रहा है, वो उबाल आने पे फैल रहा है, यानी उसमें क्या हो रहा है? प्रसार, बढ़ रही है वो जगह। इस पे आधारित और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप देखिए रेल की पटरी है, रेल की पटरियों में किस तरीके से बीच में जगह छोड़ी जाती है? ये पूछा जाता है कि ये खाली जगह क्यों छोड़ रखी है? क्योंकि गर्मियों में ऊष्मीय प्रसार होने के कारण ये बढ़ेंगी, तो पहले से जगह छोड़ रखी है। यदि यहाँ जगह नहीं छोड़े होंगे तो यहाँ चौड़ाई बढ़ेगी और जो रेल आ रही है उसका टायर इस पे फिट नहीं हो पाएगा और पटरी से गाड़ी उतर सकती है। तो इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि ऊष्मीय प्रसार के कारण ये जो धातु है ये बढ़ेगी। अब यहाँ आपको इतना पता चला कि गर्म करने से कोई भी वस्तु क्या होती है? फैलती है, यानी जगह ज़्यादा घेरती है। जल के साथ थोड़ा अलग केस है। जल के साथ क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जल था और उसको आपने गर्म किया, कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। 0 से 4 तक गर्म करते गए, तब तक इसके अणु जो हैं वो फैले नहीं है, पास पास आए, यानी गर्म करने के बावजूद भी संकुचन हुआ है। इसे कहा जाता है जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार। असामान्य इसलिए क्योंकि सारी वस्तुएं तो गर्म करने से क्या हो रही हैं? फैल रही हैं, जगह ज़्यादा घेर रही है, लेकिन जल जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करते हो तब उसके कण दूर दूर जाते हैं। अब कण यदि दूर दूर जा रहे हैं,
इसका मतलब इसका घनत्व जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घनत्व कम हो रहा है। जबकि सबसे ज्यादा कण पास पास है यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी पानी का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी सबसे ज्यादा भारी होता है। तो यहाँ वापस देख लीजिए क्या बताया, कोई भी वस्तु गर्म करने पे क्या होती है, फैलती है। लेकिन पानी के साथ थोड़ा अलग केस है, 0 से लेके 4 तक गर्म करोगे तब तक तो सिकुड़ेगा, उसका घनत्व यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद वो फैलेगा। तो जितने दूर दूर जाएंगे उतना घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है आपको सबसे भारी मिलेगा। अब इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ठंडे क्षेत्रों में जहां तालाब में बर्फ जम जाती है फिर भी मछलियां जीवित रह जाती हैं, तालाब में बर्फ जमने के बाद भी मछलियां जीवित रह रही हैं, तो बर्फ ध्यान रखना, बर्फ के अंदर कण क्या है, दूर दूर है। बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0 पे। इसके अंदर कण क्या है, दूर दूर है, तो ये हल्की होती है, घनत्व इसका कम है, तो बर्फ तो आ जाएगी ऊपर। और नीचे यदि देखेंगे तो सबसे भारी वाला पानी यानी 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे मिलेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी द्रव अवस्था में ही रहता है, बर्फ वाली अवस्था में नहीं रहता, तो इसमें मछलियां जीवित रह जाती हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, इस तरीके से बना दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 6 डिग्री सेल्सियस है, और एक लिख दिया 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानी की परत में से सबसे नीचे वाली परत का तापमान कितना होगा। आपको सीधा आंसर देना है 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, सबसे नीचे जाके यही बैठेगा। तो एक तो ये हुआ। एक यहाँ से आपको पता चला कि ये जल जो है बर्फ में जब बदला तो क्या हुआ है, फैला है, यानी जगह ज़्यादा घेरी है। तो उसके और क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि सर्दी की रात में पाइप में यदि पानी भरा हुआ रह जाए तो सुबह पाइप फटा हुआ मिलता है, उसका कारण क्या है। पानी जो है जैसे ही बर्फ में बदलेगा जगह ज़्यादा घेरेगा, जगह ज़्यादा चाहिए तो पाइप क्या हो जाता है, फट जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बताना है जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार, यानी ठंडा होने पे ये संकुचित नहीं होगा, ये फैलेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो होती हैं वो ऊपर से थोड़ी खाली रखी हुई आती हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को यदि बाई चांस हमने फ्रीजर में रख दिया तो उसमें जो पानी है वो जमेगा, तो जगह क्या करेगा, ज़्यादा घेरेगा, और ज़्यादा घेरने से बर्फ़ जमने से बॉटल फटने की संभावना रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आगे देखिए, इसमें अगला है ताप मापने के पैमाने, यानी तापमान किन किन मात्रक पे नापा जा सकता है। जैसे ऊष्मा के देखे थे आपने, ऊष्मा को आप जूल में भी नाप सकते हो, कैलोरी में भी नाप सकते हो, किलो कैलोरी में भी नाप सकते हो, और एक पढ़ा था आपने ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यहाँ पढ़ेंगे कि तापमान को किस किस में नाप सकते हो, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, केल्विन में। अब देखिए यहाँ बताए हैं, ये जो तापमान है इनमें आपस में संबंध बताने के लिए ये 2 बिंदु याद रखने हैं। हिमांक बिंदु तो वो बिंदु होता है जिसपे पानी जमता है, यानी बर्फ बन रही है। जिसपे भाप बनती है उसे कहा जाता है भाप बिंदु या स्टीम पॉइंट। अब देखिए इसमें, अगर डिग्री सेल्सियस वाला आपने थर्मोमीटर ले रखा है तो उसमें पानी जो जम रहा है, बर्फ बन रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और भाप बन रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो अभी हम देख के आए। लेकिन थर्मोमीटर दूसरा है कौन सा, फ़ारेनहाइट वाला, तो उसमें नापेंगे तो बर्फ जमेगी 32 फ़ारेनहाइट पे और पानी उबलेगा 212 फ़ारेनहाइट पे। र्यूमर जो स्केल है बहुत पुरानी हो चुकी है, यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी आप इसको देख लीजिए। बाई चांस इतना ही क्वेश्चन आ जाए कि र्यूमर जो है वो किसका मात्रक है, तो ध्यान रखना है तापमान नापा जाता है, र्यूमर में नापा जाता है तो 0 डिग्री, 0 र्यूमर पे तो बर्फ जमती है और 80 र्यूमर पे पानी उबलता है। केल्विन देखिए, केल्विन में आपको डिग्री नहीं लगानी है, खाली के लिखना है। केल्विन जो है इसको 273 केल्विन पे तो बर्फ जमती है और 373 पे पानी उबलता है। एक आप नाम सुनते हैं सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही चीज है। यहाँ देखिए, अब ये जो लिखे ना इनसे भी कई क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा कि बर्फ जम रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन वाले थर्मोमीटर पे जम रही है 273 पे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 273 केल्विन के। 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, 373 के। पानी 100 पे उबल रहा है, फ़ारेनहाइट पे कितने पे, 212 पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 212 फ़ारेनहाइट पे। अब उसके बाद देखिए इनके बीच में
ये जो फॉर्मूला निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है? सभी में से इनके जो हिमांक बिंदु हैं वो माइनस करने हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस में से 0 माइनस किया, फ़ारेनहाइट में से 32, ह्यूमर में से हमने 0 माइनस किया और केल्विन में से कितना किया? 273। अब देखिए इनके बीच की जगह इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 100। तो भाग किसे दे दिया? 100 से। यहाँ 212 और 32 के बीच में गैप देखिए तो कितना है? 180 का। तो किससे भाग दिया? 180 से। 80 और 0 के बीच में गैप है 80 का, तो 80 से भाग दिया है। 373 और 273 के बीच में गैप है 100 का, तो हमने 100 से भाग दिया है। ये पूरा संबंध बता दिया। अब इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जाए, क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछा जाए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, तो ये इतना सा पार्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए, इसको थोड़ा सिंपल कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा C, 0 माइनस करते हैं तो कुछ नहीं माइनस किया, C/5 F माइनस 32/9, ये संबंध है। अब इसमें कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, 9 को इधर रख दिया, C को इधर भेज दिया, फिर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यदि आपको ये इक्वेशन पता है तो यहाँ 35 लिखना है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से आपको सेल्सियस और केल्विन के बीच में संबंध पूछा जाए तो C माइनस 0/100 और इधर से उठाया K माइनस 273/100, 100 और 100 काट दिए, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो C बराबर K माइनस 273। तो ऐसे संबंध आप इसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, परम शून्य क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं? किसी भी वस्तु का अधिकतम तापमान कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसकी एक लिमिट है। 0 केल्विन जो है इससे नीचे तापमान हो नहीं सकता, इससे नीचे तापमान संभव है नहीं। तो 0 केल्विन को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट जीरो। गलती से इसे 0 डिग्री सेल्सियस मत कर देना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान संभव है, -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, -22 अभी आपने देखा था। तो 0 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे हो सकते हैं, लेकिन 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता। अब 0 केल्विन को यदि आप डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो आएगा -273 डिग्री सेल्सियस, यानी -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान संभव नहीं है, और इस 0 केल्विन को ही परम शून्य कहा जाता है। तो पूछा जाए परम शून्य क्या है, तो न्यूनतम संभव तापमान, यानी जिससे नीचे तापमान संभव है ही नहीं, उसे कहा जाता है परम शून्य। और परम शून्य क्या है? 0 केल्विन, और कितने के बराबर है? -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। एक इनके तापमान बहुत पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन गैसों को जब कंप्रेस किया जाता है तो ये द्रव फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं, और इनका तापमान बहुत कम करना पड़ता है तब जाके ये द्रवित होती हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन हमें मिलती है -253 पे। लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट के जो इंजन होते हैं, उन इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन, उनमें काम आती है। लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कौन से इंजन में काम ली जाती है? क्रायोजेनिक इंजन में, और ये इंजन रॉकेट्स में काम आते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन है, द्रवित नाइट्रोजन, ये आती है क्रायो प्रिजर्वेशन के काम। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसे देख लीजिए आप। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है बहुत ही कम तापमान पे कोशिकाओं को यदि प्रिजर्व करना है तो हम वो कम तापमान किससे मेंटेन करके रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन से। कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों तापमान को देखिए, ये -253 है, ये -196 है। ये इससे कम नहीं है, -273 से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है तापमान। ये शब्द आपको इसलिए बताए हैं, क्रायो शब्द कहीं पे भी आए, क्रायो शब्द का अर्थ संबंध जो है वो होता है निम्न तापमान से, यानी कम तापमान से। तो ये परम शून्य के बारे में आपको बता दिया है। अगला देखिए इसे, अगले कुछ आपको आंकड़े दिए गए हैं जिनसे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जल का जमना यानी बर्फ जमना डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट पे, केल्विन में पूछा जाए तो 273 पे, ये अभी देख लिया था। कमरे का सामान्य तापमान पूछा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर कमरे का माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस, उसी को फ़ारेनहाइट में लें
तो ये पड़ता है 80.6 और केल्विन में देखें तो 300। मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और आप सुनते हैं 102 बुखार हो गया, 3 बुखार हो गया, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं नापा होता, वो किस में नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। डॉक्टर्स ज़्यादातर फ़ारेनहाइट ही काम लेते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर तो कितना होता है? 98.6, और इससे ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं फीवर हो गया है। 310 केल्विन जो है ये मानव शरीर का नॉर्मल तापमान है। किस मात्रक पे? केल्विन पे। जल का उबलना, डिग्री सेल्सियस पे पानी कितने पे उबल रहा है? 100 पे। फ़ारेनहाइट कितना आएगा? 212, और केल्विन कितना है? 373। तो ये आंकड़े इसलिए बताए हैं, कई क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, डायरेक्ट कर दें आप, उनमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको फॉर्मूला बता दिया है। उसके बाद आता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? इसे ध्यान रखिए, कोई भी पदार्थ जो है 1 ग्राम पदार्थ ले लिया और उस 1 ग्राम पदार्थ को उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसके लिए जो ऊष्मा आपने उसको दी वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। यानी हर पदार्थ की अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऐसी परिभाषा एक पीछे भी पढ़ के हैं, वो कैलोरी था। 1 कैलोरी पूछा जाए तो ध्यान रखना है 1 ग्राम जल लिया, उसका तापमान कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए जो ऊष्मा देते हो वो कहलाती है 1 कैलोरी। यहाँ क्वेश्चन क्या बताया है कि 1 ग्राम कोई भी पदार्थ ले लो, उस पदार्थ का तापमान कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए जो भी ऊष्मा दे रहे हो वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी सब पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है, और सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जलीय पानी की ही होती है। और इसमें आगे आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है पानी को, तब जाके ये गर्म होता है, तब जाके इसका तापमान बढ़ रहा है। तो जितनी आपने ऊष्मा दी है उतनी ही ऊष्मा वापस निकलेगी, तब ये ठंडा होगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जल देरी से गर्म होता है, सभी पदार्थों की तुलना में देरी से गर्म होता है, और देरी से ही क्या होता है? ठंडा होता है। अब इसी का एक अप्लाइड क्वेश्चन देखेंगे। आपने देखा होगा समुद्री जो, जैसे ये समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ जो जलवायु है ये पाई जाती है सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब है ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। विषम जलवायु जो है रेगिस्तानी, ये अंदर जो स्थलीय इलाके हैं वहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ तापमान में इतना अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि साइड में समुद्र में ये जो पानी है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? ज़्यादा। ये देरी से गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होगा। तो इसके आसपास का जो तलीय भाग है उस भाग के अंदर ये तापमान में इतना अंतर नहीं होने देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें, इसमें विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित और क्वेश्चन भी आते हैं। एक इसका मात्रक पूछा जाता है विशिष्ट ऊष्मा का। ऊष्मा का मात्रक तो था कैलोरी। अब देखो इसमें ये आपको सूत्र लिख के दे रखा है। Q तो है कि जो ऊष्मा दी गई है, कितनी ऊष्मा दी गई है। M है वस्तु का द्रव्यमान, और C है विशिष्ट ऊष्मा, ये है विशिष्ट ऊष्मा, और ये है तापमान में अंतर कि कितना अंतर आया ऊष्मा देने के बाद। अब यहाँ पे इसका मात्रक निकालना है, तो इस सूत्र को आप ऐसे लिखेंगे, C बराबर Q/m थीटा। अब ये जो विशिष्ट ऊष्मा है इसका मात्रक, ऊपर तो है ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी, ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और ये है तापमान में अंतर। जब तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस है तो तापमान के अंतर का मात्रक भी क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास मात्रक मिल गया कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका मात्रक है? आपका विशिष्ट ऊष्मा का। आगे देखिए ऊष्मा का संचरण। संचरण का मतलब है एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह कैसे जाती है। एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जाने के 3 तरीके हैं। पहली विधि है चालन, दूसरी है संवहन, और तीसरी है विकिरण। चालन जो है इंग्लिश में कहलाती है कंडक्शन, संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन, और विकिरण विधि को बोलते हैं रेडिएशन। चालन विधि में आपको ध्यान रखना है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस में चालन विधि से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब इसमें देखिए आप, जैसे
ये पतीला आपने गैस में चढ़ा रखा है और इसमें चमचा रख दिया, और ये स्टील का चमचा है, धातु का। यहाँ से अब ये पतीला यहाँ से गर्म हो रहा है। कुछ देर बाद आप देखेंगे तो ये चमचे का जो हैंडल है वो यहाँ से गर्म हो चुका है, जो धातु का बना है। उसका कारण है यहाँ के जो पदार्थ गर्म हुए उससे ऊष्मा संचरित हो गई, यानी पदार्थों के कण जो हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ऊष्मा धीरे धीरे ट्रांसफर हो गई यहाँ तक। यानी कणों के बिना एक जगह स्थानांतरित हुए, एक से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए यदि ऊष्मा चली जाती है, वो विधि कौन सी कहलाती है? चालन। ठोस पदार्थ सारे किस विधि से गर्म होते हैं? चालन विधि से। संवहन विधि चलती है द्रव और गैसों में। यहाँ कण अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसका उदाहरण ऐसे लीजिए, पतीले में पानी गर्म करते हैं, पानी थोड़ी देर तो शांत रहता है, फिर उसमें आवाज आना शुरू हो जाती है, और यदि उसमें आप झांक के देखेंगे तो जो कण नीचे गर्म हो चुके हैं, गर्म कण जो हैं वो पानी में ऊपर उठ के आ जाते हैं, और ठंडे कण जो हैं वो वापस नीचे बैठ रहे हैं। यानी इस तरीके से विधि चल रही है, गर्म कण ऊपर उठ के आ रहे हैं, ठंडे कण नीचे जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक पूरे का तापमान एक जैसा नहीं हो जाता। यहाँ ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह आई है, लेकिन कण ने जगह छोड़ दी है। ये विधि क्या कहलाएगी? संवहन विधि। सेम ऐसा केस वायुमंडल में होता है, अभी बताएंगे आपको। अब यहाँ देखिए अगला, विकिरण विधि। विकिरण विधि में माध्यम की जरूरत नहीं है, बिना माध्यम के ही ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, और ये सूर्य। सूर्य से ऊष्मा आ रही है, लेकिन बीच में कोई माध्यम नहीं है, खाली पड़ा है। यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा आ रही है वो किस विधि से आ रही है? विकिरण विधि से। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर क्वेश्चन बन रहा है कि आपका ये वायुमंडल किस विधि से गर्म हो रहा है? जो ये सूर्य की किरणें आती हैं इनको हम सौर विकिरण कहते हैं। ये पहले धरातल पे आई, धरातल से ये वापस परावर्तित हो रही हैं। धरातल के पास में जो वायु है वो गर्म हो गई, और गर्म वायु के कण जो हैं वो ऊपर उठेंगे। गर्म वायु हल्की हो जाती है, ये ऊपर उठेगी, और जो ऊपर ठंडी वायु है इसकी अपेक्षा जो ठंडी है वो कण नीचे बैठेंगे। अब यहाँ विधि कौन सी चल रही है? संवहन विधि, यानी कण अपनी जगह छोड़ रहे हैं। गर्म कण ऊपर और ये ठंडे कण कहाँ रहे? नीचे। ये वायुमंडल किस विधि से गर्म हो रहा है? संवहन विधि से। अब इस इतने चित्र में दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि क्वेश्चन आए कि सूर्य से हमारे पास ऊष्मा किस विधि से आती है? विकिरण विधि से। और वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। एक क्वेश्चन और बनता है कि वायुमंडल कौन सी किरणों से गर्म होता है? सूर्य से आने वाली किरणों से गर्म नहीं होता है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण जो है, पृथ्वी से जो विकिरण निकल रही हैं उनसे गर्म होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि चालन विधि ठोस में, संवहन विधि द्रव में और गैसों में, और विकिरण विधि में कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों विधियों को यदि आप देखेंगे तो सबसे तेज स्पीड जो है ऊष्मा की एक जगह से दूसरी जगह जाने की, सबसे तेज स्पीड किसकी रहती है? विकिरण की। इस विधि से बहुत स्पीड से ऊष्मा जाती है। अब ये जो पतीले वाला उदाहरण आपको बताया है, इस वाले उदाहरण में तीनों विधियां चल सकती हैं। चमचे का हैंडल गर्म हो रहा है तो बताना है चालन विधि। इसमें कुछ पानी या लिक्विड उबल रहा है, कौन सी विधि चल रही है? संवहन। और यदि आप पास में खड़े हैं या हाथ कर रहे हैं, दूर से आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो कौन सी विधि चल रही है? विकिरण। विकिरण विधि आप प्रेस में भी देखते हैं, गर्म प्रेस के पास हाथ ले जाते हैं तो आपको ताप या ऊष्मा महसूस हो रही है, कौन सी विधि होती है? विकिरण विधि। उसके बाद अगला देखिए, इसमें दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग। चालन विधि से संबंधित उपयोग कौन कौन से हैं? एस्किमो लोग जो होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये अपने बर्फ का मकान बनाते हैं, और बर्फ का मकान जो है इनका कहलाता है इग्लू। इसमें ध्यान रखना है, बर्फ का मकान इनका उस बर्फ की दोहरी परत बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इग्लू में दोहरी परत क्यों बनाई जाती है? तो दोहरी परत में ध्यान रखेंगे, बीच में वायु भर जाती है, और वायु ऊष्मा का क्या है? कुचालक। कुचालक होने की वजह से इसके अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ जो है इसका अंदर का स्थान गर्म बना हुआ रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरी परत क्यों बनाई गई है। चालन में जो आपको उदाहरण है वो ऊष्मा के कुचालक और सुचालक के रूप में देने हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सर्दियों में चादर की एक परत जो है उससे सर्दी जो है वो कम नहीं होती, परत को कितना कर दिया? डबल कर दिया, तो सर्दी कम क्यों लगती है? तो उसका कारण वही बताना है कि परत यदि डबल करेंगे तो उसमें बीच में क्या भर रही है? वायु। ऐसे ही डबल शर्ट पहनने से
सर्दी कम क्यों लग रही है वही ध्यान रखना है, बीच में वायु बढ़ जाती है जो ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। उसके बाद आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे की कुर्सी। अब ये दो कुर्सियां हैं, एक लकड़ी की है और एक लोहे की। बाहर वायुमंडल का तापमान जो है, मान लो सर्दी बहुत पड़ रही है और तापमान हो रखा है 2 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान भी 2 है और इसका भी क्या है 2 डिग्री सेल्सियस। ये लोहे की कुर्सी है और ये लकड़ी की कुर्सी है। फिर भी दोनों का तापमान बराबर होते हुए भी हमें लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी लगती है किसके बजाय लकड़ी की। उसका कारण, जब हम इस पे हाथ लगा रहे हैं लोहे की कुर्सी पे, हमारे शरीर का तापमान कितना है 37। अभी पढ़ा था मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है 37। यहाँ पे भी हाथ का तापमान कितना 37। इसको टच कर रहे हो, ठंडी तो है लेकिन लकड़ी क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक है तो हमारे शरीर से ऊष्मा निकल के यहाँ नहीं जाएगी, तो ये हमें ठंडी कम महसूस होगी। जबकि यहाँ से निकल के ऊष्मा यहाँ जाएगी, क्योंकि लोहा जो है ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी का एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो खाना बनाने वाले बर्तन आते हैं उनके जो हत्थे हैं वो किससे बनाए जाते हैं, लकड़ी के क्यों बने होते हैं या प्लास्टिक के क्यों बना रखे हैं, तो वो ध्यान रखना है, वो सब क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला है, धातु के प्याले में चाय पीते हैं और एक चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीते हैं, तो हमें धातु के प्याले में चाय ज़्यादा गर्म लगती है बजाय किसके, चीनी मिट्टी के प्याले में। तो ध्यान रखना है, धातु जो है वो ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, तो ऊष्मा के सुचालक की वजह से ये ज़्यादा गर्म लगती है। अगला देखिए, इसमें संवहन से संबंधित उपयोग। संवहन बताया था जिसमें कण अपनी जगह छोड़ देते हैं, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसमें समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं, ये देखिए ये स्थल है और ये समुद्र। में दो कंसेप्ट काम आएंगे, समुद्र और स्थल। दिन के समय सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही हैं दोनों पे, लेकिन अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों को यदि कंपेयर करेंगे तो पानी देरी से गर्म होगा, यानी ये लेट गर्म होगा और ये जल्दी गर्म हो जाएगा। तो दिन के समय स्थल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। स्थल गर्म होने की वजह से उसके ऊपर की वायु गर्म और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, हल्की होती है इसलिए ऊपर उठ जाती है, यानी यहाँ क्षेत्र बन गया निम्न वायु दाब का। इसकी अपेक्षा जल देरी से गर्म हुआ है और इसके ऊपर की वायु, जब ये देरी से गर्म हुआ यानी ठंडा है, ऊपर की वायु ठंडी है और ठंडी वायु नीचे बैठती है, यानी यहाँ कैसा है, उच्च वायु दाब है। जैसे ही दाब में अंतर आ जाता है, वायु दाब उच्च और निम्न, वायु चलना स्टार्ट कर देती है और बहती हुई वायु को ही हम क्या बोलते हैं, पवन। ये पवन किधर से चल रही है, समुद्र की तरफ से, इसलिए इसको बोलते हैं समुद्री पवनें। तो समुद्री पवनें जो है दिन में चल रही हैं। और बिल्कुल विपरीत केस रात में हो जाता है, क्योंकि रात में ध्यान रखना है आपको, फिर वो ध्यान कि समुद्र देरी से गर्म हुआ था तो देरी से ही ठंडा होगा, यानी रात में ये जगह गर्म है और ये कैसी है, ठंडी। तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र इधर बन जाएगा, उच्च का उधर, और पवनें उधर से चलना शुरू हो जाएंगी। और इन्हीं स्थलीय और जलीय पवनों के कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनकी जलवायु समबनी रहती है। तो यहाँ पे आपके दो कंसेप्ट आए, एक तो संवहन विधि से ये वायु ऊपर उठी है, दूसरा एक कौन सा बताया था आपको, विशिष्ट ऊष्मा वाला। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के अंदर आप देखते होगे फ्रीजर पेटी का जो है वो हमेशा ऊपर रखी हुई होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीजर ऊपर क्यों है। तो हम कोई भी खाने की वस्तु जो बाहर से रख रहे हैं उसका तापमान इस फ्रिज से क्या है, ज़्यादा है। यदि आपने जो खाने की वस्तु बाहर से रखी है तापमान ज़्यादा है तो उससे गर्म वायु निकलेगी, इस फ्रिज की अपेक्षा गर्म वायु हल्की होती है, ऊपर जाएगी और इस फ्रीजर से टकराएगी, टकरा के ठंडी होके वापस नीचे आएगी, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, वो नीचे की तरफ बैठेगी। तो आप इसमें देखेंगे कि गर्म वायु ऊपर जा रही है, ठंडी वायु नीचे आ रही है, और इस तरीके से पूरा फ्रिज क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब यहाँ जो विधि, ये कण जगह छोड़ रहे हैं, विधि कौन सी चल रही है, संवहन विधि। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटी का ऊपर क्यों है, तो संवहन विधि पर आधारित है, जिससे फ्रिज ठंडा रहे। इसी को विपरीत कर दिया जाए, फ्रिज को यदि उल्टा रख दिया, फ्रीजर नीचे है और यहाँ खाने का सामान रखा हुआ है, तो इससे गर्म वायु उठ के टकरा के ऊपर जाएगी, ऊपर फ्रीजर है नहीं,
तो ये पोर्शन गर्म रहेगा और ये नीचे वाला पोर्शन कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो दो इसमें अलग अलग पोर्शन बन जाएंगे। इसी में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि एसी जो है उसकी कोशिश की जाती है कि वो ऊपर लगाया जाए, क्योंकि एसी जो है कौन सी वायु दे रहा है आपको, ठंडी वायु, और ठंडी वायु कहाँ बैठेगी, नीचे। तो पूरा कमरा जो है ठंडा करने के लिए एसी की कोशिश की जाती है कि वो ऊपर ही लगाया जाए। यदि नीचे लगाएंगे ठंडी वायु आएगी तो वो ठंडी वायु नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का पोर्शन इसमें गर्म रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैसें। ये हम विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको यहाँ समझा दिया जाता है कि जो बिजली का बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट डाला होता है, बहुत पतला तार डाला जाता है जिसको फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है, गलता नहीं है इतने आसानी से। इस तापमान से फिर इसमें प्रकाश आता है। और अब यहाँ देखिए, अगर इसमें बाई चांस ऑक्सीजन गैस भर दी जाए तो इस फिलामेंट का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये जल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक गैस होती है। तो इसमें फिर दूसरी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस, जिसे हम बोलते हैं आर्गन। आर्गन गैस अभिक्रिया नहीं करती। आर्गन गैस इसलिए भरी जा रही है ताकि यहाँ से ऊष्मा लेके, क्योंकि ये तार गर्म हो रखा है, ऊष्मा ले लेके सतह तक पहुँचाई जाए और सतह से फिर वो ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा बाहर वातावरण में चली जाए और ये बल्ब का तापमान थोड़ा मेंटेन रहे। यदि ये गैस इसमें नहीं भरी होगी तो संवहन विधि द्वारा ये तापमान कम नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों डाल रखी है। तो एक तो आपको कारण ध्यान रखना है, निष्क्रिय गैस इसलिए कि टंगस्टन जो तंतु है उसका ऑक्सीकरण न हो। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, ये गैस संवहन विधि द्वारा इसके तापमान को क्या रखती है, कम रखने की कोशिश करती है। उसके बाद है विकिरण से संबंधित उपयोग। विकिरण आपको ध्यान रखना है, बताया था विकिरण में कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है और विकिरण सबसे फास्ट विधि होती है ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली। क्वेश्चन में इसमें देखिए, बादलों वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा गर्म होती है। इसको देखिए, अभी आपको बताया था पृथ्वी, ये सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जो आ रही हैं टकरा के वापस जा रही हैं, परावर्तन हो रहा है। अब यदि बादलों वाली रात है तो बादल जो है परावर्तन से जा रही इस ऊष्मा को क्या करेंगे, वापस रोकेंगे। रोकने की वजह से, अब परावर्तन से ये जा रही है, ये विकिरण ही है, रोकेंगे तो वायुमंडल का तापमान ज़्यादा रहेगा, यानी वायुमंडल गर्म रहेगा। साफ यदि स्वच्छ रात होती है, बादल नहीं है, तो ये विकिरण सीधी निकल जाती हैं। सीधी निकलने से तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि बादलों वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा गर्म होती है तो उसका कारण है विकिरण, क्योंकि बादल जो है उसको रोकते हैं विकिरणों को। अगला है, रेगिस्तान में दैनिक तापांतर अधिक होता है। रेगिस्तान का भी वही ध्यान रखना है आपको कि रेगिस्तान, रेत जो है जितनी अच्छी अवशोषक है उतनी ही अच्छी क्या है, परावर्तक। रेत दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में उतनी ही ठंडी, यानी पूरा परावर्तन करके सारी विकिरणों को भेज देती है। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी, इसका मतलब दैनिक तापांतर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है चाय की केतली की बाहरी सतह, थर्मस की बात कर रहे हैं, जिसमें आंतरिक सतह तो कांच की बना दी जाती है, बाहर की सतह स्टील की बनाने की कोशिश की जाती है। उसका कारण पूछा जाता है, चमकदार इसलिए कि चाय में से यदि विकिरण विधि से ऊष्मा बाहर निकल रही है तो चमकीली सतह टकराकर वापस उस ऊष्मा को अंदर लाने की कोशिश करेगी, जिससे चाय अधिक देरी तक गर्म बनी रहे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, पॉलिश किए हुए जूते, ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉलिश किए हुए जूते और एक है बिना पॉलिश किए हुए जूते। यदि आपसे पूछा जाए कि जल्दी कौन सा गर्म होगा, तो जो पॉलिश किया हुआ जूता है, पॉलिश किए हुए जूते की सतह कैसी हो चुकी है, चमकीली, और चमकीली सतह से परावर्तन बहुत आसानी से होता है। सूर्य की किरणें आई, टकराकर वापस गई, जितनी जल्दी टकराकर वापस जाएंगी, परावर्तन जितना ज़्यादा होगा, ये कम गर्म होगी क्योंकि अवशोषण नहीं हुआ है। और बिना पॉलिश किया हुआ जूता है, उसमें सूर्य की किरणें जो हैं वो अवशोषित होंगी और अवशोषित होने से ये जल्दी गर्म होगा। तो बिना पॉलिश किया हुआ जूता जो है धूप में शीघ्र गर्म नहीं होता है। अगला एक इसमें बचा है न्यूटन का शीतलन नियम।
ये शीतलन नियम क्या कहता है ये देखिए, इसको ऐसे समझिए, 2 बाल्टियों में पानी ले रखा है गर्म सर्दियों के समय। इसमें जो पानी है उसका तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस, इसमें है 30 डिग्री सेल्सियस। बाहर वायुमंडल का जो तापमान बना हुआ है 50 मान लीजिए, इसका तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस। बाहर वायुमंडल का तापमान बना हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसके और इसके वायुमंडल और इसके तापमान में अंतर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। इसका और वायुमंडल के तापमान का अंतर कितना है? 70। ये न्यूटन का शीतलन नियम कह रहा है कि ये अंतर जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेज स्पीड से ये ठंडा होगा। इससे पहले ठंडा नहीं हो जाएगा, स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड का मतलब है इसको 80 से 70 आना है, यानी 10 डिग्री कम हो रहा है, और ये 50 से 40 डिग्री आ रहा है। तो मान लीजिए 80 से 70 आने में इसको मात्र 10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन इसको 50 से 40 आने में, उदाहरण ले रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। यानी ये धीरे धीरे ठंडा होगा और ये जल्दी ठंडा होगा। अब इसको समझिए कि वस्तु की ऊष्मा की क्षय की दर, कोई वस्तु है उसके अंदर जो ऊष्मा है उसकी क्षय यानी कैसे कम होती जा रही है, वो किस पे डिपेंड करती है? तापमान के अंतर पे। खुद का तापमान और वातावरण का तापमान, तापमान का अंतर जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड फास्ट होगी, जल्दी ठंडी होगी वो चीज। तापमान का अंतर जितना कम होगा उतनी ही वो धीरे धीरे ठंडी होगी। तो यहाँ अंतर कम है तो इसको टाइम लग रहा है। 10 डिग्री टूटा है इसका तापमान, 20 मिनट लग गए। यहाँ 10 डिग्री टूटने में कितना टाइम लग गया? 10 मिनट में ही हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसे बोलते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट है इसमें वाष्पीकरण। आपने एक शब्द पढ़ा था वाष्पन, जिसको हम क्वथन भी बोलते हैं, इंग्लिश में नाम था बॉइलिंग। ये अलग चीज है, ये है इवोपरेशन, ये अलग चीज है। पानी को बर्तन में उबाल रहे हैं और फिक्स तापमान कितना ले जा रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसकी भाप बनाई, 100 पे ले जाके भाप बनाई, वो कहलाता है वाष्पन, क्वथन या बॉइलिंग। बिना 100 पे गए ही वाष्पीकरण हो गया, पानी उड़ गया, उसे बोला जाता है वाष्पीकरण। जैसे मान लीजिए फर्श पे पानी फैल गया, पंखा चला दिया आपने, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं पानी उड़ गया है वहां से, पानी भाप में बदल गया, लेकिन तापमान कमरे के फर्श का 100 डिग्री सेल्सियस नहीं किया। ये प्रक्रिया क्या कहलाई? वाष्पीकरण। हमारे शरीर पे पसीना आता है, स्किन से पसीना जो उड़ रहा है वहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा, 100 से पहले ही उड़ रहा है, वो विधि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण, इसमें भी पानी से भाप ही बन रही है, लेकिन 100 डिग्री पहुंचना जरूरी नहीं है। यहाँ फिक्स कितना पहुंचता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाष्पीकरण कई बातों पे निर्भर करता है। एक तो द्रव के ताप पे, अगर कोई लिक्विड है उसका तापमान ज्यादा है तो वो जल्दी उड़ेगा, यानी गर्म पानी जो है जल्दी भाप बनती है उसकी। यहाँ क्वथन अलग चीज है, बता दिया है। आगे देखिए, द्रव की खाली सतह का क्षेत्रफल। खाली सतह का क्षेत्रफल ऐसे, जैसे पूरी बाल्टी में पानी भर रखा है, खाली सतह ये ऊपर वाली है, यहां से उड़ेगा पानी। क्वथन तो पूरे पानी में प्रक्रिया होती है, क्वथन का मतलब उबालना, यानी पतीले में पानी रख रखा है, आंतरिक सतह से यहाँ से भी कण उठ उठ के उड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप इसे उबाल रहे हो, ये उबालने वाली प्रक्रिया है। वाष्पीकरण हमेशा कहाँ से होता है? सतह से। सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ही वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा। बाल्टी में पानी रख रखा है, उड़ेगा, टाइम लगेगा। इसी पानी को यदि फर्श पे फैला दिया जाए तो वो जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि जो खाली सतह का क्षेत्रफल था वो बढ़ा दिया। इससे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कपड़े फैलाकर क्यों सुखाए जाते हैं? तो कपड़े फैलाकर सुखाएंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया, और बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अगला है वाष्प की निकासी दर। अगर ये ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, यानी जो वाष्प यहाँ बन रहे हैं इनको फटाफट हटा दिया जाए तो नए वाष्प जल्दी बन जाएंगे। इसमें फिर क्वेश्चन बनता है कि पंखे के नीचे ये हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो हवा तेज चल रही है, ये पंखे के नीचे क्यों सूखते हैं? क्योंकि वाष्पीकरण तो हो रहा है और वाष्प को जल्दी से जल्दी हटाया जा रहा है, तो निकासी जितनी जल्दी हो रही है वाष्पीकरण उतना ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो ये आपके ऊष्मा और ताप से संबंधित जितना भी एनसीईआरटी में और जो भी था कंपटीशन एग्जाम के लेवल से,
वो सारा आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम इस चैप्टर से संबंधित MCQs हैं वो करेंगे। धन्यवाद।